वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। बच्चों, आज हम 10th साइंस 1 का 8th लेसन मेटलर्जी का सेकेंड पार्ट देखेंगे, जो कि स्टार्ट होगा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन के साथ। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल, ये सब हमने देखा था। आज हम रिएक्शन ऑफ मेटल के साथ चालू करते हैं। लिख लो सी पॉइंट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अब मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? In the earlier chapter, we have looked the reaction of metal with acid. Are all the metals equally reactive? तो हमने पहले, इससे पहले जो था, तो जब मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन हो जाती है तो सभी मेटल्स इक्वली रिएक्टिव होते हैं का? नहीं, कुछ मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं जो इजीली एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। कुछ मेटल्स रिएक्शन नहीं करते, जैसे कि प्लैटिनम रहने दो, गोल्ड रहने दो, ऐसे हमने ये देखा था। When samples of aluminum, iron, zinc, magnesium are treated with sulfuric or dilute hydrochloric acid, sulfate or chloride of salts of metal are formed. यानी कि अगर मेटल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा तो क्लोराइड तैयार होता है, मेटल क्लोराइड, और मेटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा तो सल्फेट तैयार होता है। अब सल्फेट तैयार होने दो, नहीं तो क्लोराइड तैयार होने दो, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस। यानी कि मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव होगा, उससे नीचे एल्यूमिनियम रिएक्टिव होगा, उससे कम जिंक रिएक्टिव होगा, और जिंक से कम फेरस दैट इज आयरन रिएक्टिव होगा। अब नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले आपको एक फिगर दे देता हूं। जैसे कि हमने ए फिगर में देखा था नेक्स्ट पिछले पार्ट में कि आपको एक फिगर दी जाएगी और किसकी है आपको बताना है, वैसे ही आपको ए फिगर 8.3 रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, यहाँ पर क्या चाहिए? ऑक्सीजन की जगह एसिड चाहिए था, क्योंकि ऑक्सीजन का तो ऊपर की तरफ हो गया है, मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड, ये हमने देखा था बराबर। यहाँ पर क्या चाहिए? एसिड चाहिए। ओके, तो ये फिगर आ जाएगी तो आपको क्या लिखना है? देख लो, यहाँ पर स्टैंड, टेस्ट ट्यूब, इसके नीचे डाइल्यूट HCl लेते हैं हम, इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स होते हैं, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है, यहां से एक डिलीवरी ट्यूब पानी के अंदर जाती है, जिससे बबल अगर आएंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, बाहर निकल रहा है, लिबरेट हो रहा है, ये हमें पता चलता है। यहाँ पर देख लो, सब सोल्यूशन होता है जिसके कारण बुलबुले तैयार होते हैं, और हाइड्रोजन गैस बर्निंग विथ क्रैकिंग नॉइज। जब हम कैंडल, जली हुई कैंडल लेते हैं और उसको उन बबल्स के यहाँ पास में ले जाएंगे तो बबल्स फूट जाते हैं विथ क्रैकलिंग नॉइज। अब आगे देख लो, मेटल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि क्लोराइड नहीं तो सल्फाइड के सॉल्ट बन जाएगी। तो यहां पर लिख लो आप पहले सिंपल में, मेटल प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। तो मेटल प्लस एसिड, अगर अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर HCl की, तो क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो सॉल्ट कौन सा बनेगा? सारे क्लोराइड सॉल्ट्स। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आउट मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस इवॉल्व। एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। अगर हम आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करेंगे तो फेरस क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। हम जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगा। अब ये तो हो गया HCl के साथ। अगर हम नाइट्रिक एसिड ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? देख लो नेक्स्ट डी में, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट सॉल्ट्स तैयार हो जाते हैं। नाइट्रेट सॉल्ट्स ऑफ मेटल आर फॉर्म्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन हो जाएगी तो नाइट्रेट्स तैयार होते हैं। तो सिंपली आपको एक ध्यान में रखना है तीनों चीज, कि अगर आप HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो क्लोराइड सॉल्ट तैयार होते हैं, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो सल्फाइड सॉल्ट्स तैयार होंगे, सल्फेट सॉल्ट्स,
और नाइट्रिक एसिड लोगे तो नाइट्रेट सॉल्ट्स तैयार होते। अब नीचे हमें आगे क्या दिया है देख लो। वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर आल्सो फॉर्मड इन अकॉर्डिंग्स विद द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो अलग अलग ऑक्साइड्स तैयार होते हैं नाइट्रोजन के, जैसे कि N2O, NO, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसे Cu प्लस 4HNO3, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड गिव्स आउट कॉपर नाइट्रेट प्लस ट्वाइस NO2 प्लस ट्वाइस H2O। तो यहां पर क्या फॉर्म बन रहा है देख लो, वाटर बन रहा है। आ गए समझ में। अब थ्राइस CuS, ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की है, नीचे वाली जो रिएक्शन है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की है। तो यहां पर भी CuNO3 ट्वाइस बन जाता है, मगर NO2 था यहां पर, तो यहां पर सिर्फ NO तैयार होता है प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, यानी कि यहां पर NO2 तैयार होता है तो यहां पर NO तैयार होता है। नेक्स्ट देख लो एक्वा रेजिया क्या होता है। एक्वा रेजिया इज अ हाईली करोजिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। तो करोजिव यानी कि करोजन होगा एक्वा रेजियस के कारण, और फ्यूमिंग जिससे बहुत ज्यादा फ्यूम्स धुआं निकलता है। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट विच कैन डिसॉल्व नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ऐसा एक रिएजेंट है जिसमें यानी कि एक्वा रेजिया में गोल्ड और प्लेटिनम भी डिसॉल्व हो जाते हैं। एक्वा रेजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। हम एक्वा रेजिया कैसे बनाते हैं, तो जब हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में ले लेते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी कि 3 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे और 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो एक्वा रेजिया बन जाता है। अब देख लो लास्ट नेक्स्ट रिएक्शन देख लो, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल, यानी कि मेटल प्लस, यहां पर देख लो M1 that is metal 1 plus salt of metal 2। तो यहां पर हमें इसमें क्या करना है, कॉपर वायर लेनी है, एक आयन का नेल लेना है यानी कि किल, और एक कॉपर वायर, बीकर और बिग टेस्ट ट्यूब। तो एक बिग टेस्ट ट्यूब लेंगे हम इसमें। अब सॉल्यूशन कौन से लेने हैं, एक्वियस फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट, FeSO4 और CSO4। टेक अ क्लीन कॉपर वायर एंड अ क्लीन आयरन नेल, एक क्लीन आयरन नेल लिया है, एक क्लीन कॉपर वायर ली है। डिप द कॉपर वायर इन फेरस सल्फेट, यानी कि कॉपर को हमने फेरस सल्फेट में डुबाना है और फेरस यानी कि आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डुबाना है। कीप ऑन ऑब्जर्विंग कंटिन्यूअली एट द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चेक कर लो कि क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच टेस्ट ट्यूब अ रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, यानी कि इन दोनों में से फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों में से कौन से टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा देख लो, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट। आ गए समझ में कौन से, तो इस वाले टेस्ट ट्यूब में होगा जिसमें आयरन नेल है और कॉपर सल्फेट है। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज दैट अ रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, तो आपको कैसे पता चला कि रिएक्शन हो चुकी है, तो इसका आंसर आपको लिखना होगा ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट, क्या लिखना होगा, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट CuSO4, आप कॉपर सल्फेट लिख दो, टर्न्स कलरलेस। तो यहां पर देख लो आपको ये जो सॉल्यूशन नजर आ रहा है ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये क्या बन जाता है, कलरलेस। ये यहां पर देख लो ये FeSO4 दिखाई रहा है कलरलेस, ऐसा ही ये ब्लू सॉल्यूशन भी कलरलेस बन जाता है। व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, और ये कौन सी रिएक्शन है। अब रिएक्शन कौन सी है बताने के लिए हमें पहले तो रिएक्शन मालूम होनी चाहिए। तो डायरेक्टली मैं आंसर लिख देता हूं, यहां पर देख लो सिंपली आपको लिखना है
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये पता कैसा चले, तो यहां पर देख लो, ये हाथ पे हमें नेल और नेल के ऊपर कॉपर की कोटिंग चली है। अब रिएक्शन आपको यहां पर जगह नहीं है, इसलिए यहां पर लिख के देता हूं, देख लो। रिएक्शन में आपको लिखना है आयन नेल दैट इज Fe प्लस कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4 गिव्स आउट कॉपर के ऊपर, सॉरी आयन नेल के ऊपर और CuSO4 की रिएक्शन हो जाएगी, तो ये डिस्प्लेसमेंट होने के कारण क्या बन जाता है, FeSO4 सॉल्यूशन बन जाता है। यानी कि सल्फेट जो होता है Fe के साथ चला जाता है और कॉपर अकेला होता है। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, FeSO4 प्लस Cu, जिसमें आयन हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड। यानी कि कॉपर सल्फाइड में से आयन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, उसको हटा देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, यानी कि कौन सा मेटल, ये देख लो यहां पर पहले तो ये लिख के ले लो सारा, और इस एक्टिविटी का भी कैसे रहेगा, तो FeSO4 CuSO4 ऐसे आपको सिर्फ डायग्राम दी जाएगी, नेमिंग करनी होगी, रिएक्शन और एक 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट देख लो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, वी हैव सीन दैट रिएक्टिविटी ऑफ ऑल मेटल इज नॉट सेम, यानी कि सारे मेटल्स इक्वली रिएक्टिव नहीं होते, कुछ हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं। However, the reagents oxygen, water, acid are not useful to determine the relative reactiveness of the all metals. यानी कि हम ऑक्सीजन, वाटर और एसिड्स की मदद से सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। As all metal do not react with them, यानी कि सारे मेटल्स इससे इन तीनों में रिएक्शन करेंगे ही, ऐसा नहीं है। इसकी वजह से हमें रिएक्टिविटी पता नहीं चलती हर एक किसी की। The displacement reaction of metal with solution of salts, other metals serve this purpose if, अब ये देख लो, if ये जो हमने येलो में किया है वो सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ मेटल ए डिस्प्लेस अनदर मेटल बी, यानी कि ए ने डिस्प्लेस किया बी को फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, उसके सॉल्ट से, इट मींस दैट ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। तो इसका मतलब क्या है, तो M1 मेटल 1 कौन सा है, ए, और सॉल्ट ऑफ बी है। तो अगर ऐसा हो गया तो सॉल्ट ऑफ बी की जगह सॉल्ट ऑफ ए तैयार हो चुका है, यानी कि बी को हम उसने क्या किया, सॉल्ट में से हटा दिया और बी को सेपरेट कर दिया। तो इसमें क्या है, ए इज हाईली रिएक्टिव देन बी, ये सिंपल है। ये आपको करेक्शन के लिए आ सकता है, रिराइट द सेंटेंस यूज बाय करेक्शन, नहीं तो कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, इसे एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये लिख के ले लो, जो मैंने पूरा येलो किया है, हाईलाइट किया है, और पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो यहाँ पर दिया है वो वही, मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी गिव्स आउट सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए एंड मेटल बी, देन इन दिस कंडीशन मेटल ए इज मोर रिएक्टिव। तो ऊपर वाली कंडीशन में कॉपर या आयरन, कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है, तो किसने डिस्प्लेस किया था, आयरन ने। सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आपको यहां पर लिख दो आयरन, क्योंकि आयरन ने रिप्लेस किया था ना। In the previous activity, iron has displaced copper from the copper sulfate. It means that metallic iron is more reactive than metallic copper. Iron is more reactive than copper. Then reactivity series देख लो क्या होती है। Scientists have developed the reactivity series by doing many experiments of displacement reaction. Displacement reaction की मदद से उन्होंने अलग अलग experiments किए। The arrangement of metal in the increasing or decreasing order of reactivity is called as reactivity series of metal। एक तो मेटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्टिविटी की मदद से लगाना, उसे हम बोलते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। इसके अकॉर्डिंग हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली यानी कि मीडियम रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, ऐसे 3 ग्रुप बनाए हैं। अब देख लो, हाईली पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव, आगे समझ में। तो इस रिएक्शन को क्या होता है, देख लो, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम,
इनकी रिएक्शन वाटर के साथ, एसिड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तीनों के साथ होती है। आगे समझिए, क्योंकि वाटर का भी यहां पर एरो है इस वाले हिस्से में, देन एसिड का भी एरो जा रहा है इस वाले हिस्से में, और ऑक्सीजन का, यानी कि ए वाटर के साथ, एसिड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तीनों के साथ रिएक्शन करते हैं। अब जो मॉडरेटली रिएक्टिव है वो एसिड के साथ और ऑक्सीजन के साथ, कॉपर वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, और जो लोअर में है वो इनर्ट है, यानी कि गोल्ड की रिएक्शन किसी के साथ नहीं होती। ऐसा है। अब आपको ये पूरी सीरीज कैसे ध्यान में रखनी है, इसके लिए मैंने शॉर्टकट बता दिया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। अगर आपने वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। वहां पर हम हर एक चैप्टर के कुछ आसान ट्रिक्स बता देते हैं। देन नेक्स्ट देख लो, लास्ट वाला है इसमें पॉइंट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ये तो हमें मालूम है, नोबल गैसेस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। So far we have seen the reaction of metal that cations are formed by oxidation. Metals से क्या बन जाते हैं, cations, oxidation के कारण। If we look into the electronic configuration of some metal and non-metal, it will be seen that driving force behind the reaction is to attain electronic configuration. तो reaction क्यों होती है, तो electronic configuration of nearest noble gas, यानी कि जो उससे पास वाला नोबल गैस है उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सभी रिएक्शंस होती है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद वो मेटल स्टेबल हो जाता है। मेटल्स डू दिस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या करते हैं, ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेंगे, लूजिंग इलेक्ट्रॉन। व्हाइल नॉन मेटल कैसे करेंगे, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। The outermost shell of noble gas become complete and they are chemically inert. Metals octet कंडीशन है वो बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को देकर ऑक्टेट कंडीशन प्राप्त कर लेते हैं। तो नॉन मेटल अपन दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और इसका सबसे आसान एग्जांपल है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम दैट इज मेटल और क्लोराइड नॉन मेटल, इन दोनों को जब मिला जाता है तो क्या हो जाता है, तो सोडियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट। सिमिलरली मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, इन दोनों को हम क्लोरीन के साथ मिला देंगे तो मैग्नीशियम का बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम का बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। अब ये पार्ट यहां पर खत्म होता है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो ये पार्ट हमारा जो सेकेंड पार्ट था वो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।